हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। आज हम देखने वाले हैं 28 फरवरी का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स सीरीज है ये स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस और वनडे एग्जाम्स के लिए डिज़ाइन की गई है और इससे आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है यूपीपीसीएस का, तो उसमें मेरे पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स से 99% क्वेश्चन आपको सीधे मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है कि आज के दिन एक एचपीवी वैक्सीन, फ्री एचपीवी वैक्सीन लॉन्च की है सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से लॉन्च की है ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अजमेर राजस्थान से। ठीक है, तो भारत की पहली निशुल्क एचपीवी वैक्सीन। ठीक है, इससे पहले भी एचपीवी वैक्सीन लगती थी लेकिन वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगवानी होती थी। ठीक, तो ये एक लैंडमार्क बात क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसे समझते हैं। तो पहले समझना होगा ये एचपीवी वैक्सीन है किसके लिए। ठीक है, किस रोग से हमें बचाती है, तो ये मेनली बचाती है सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर को गर्भाशय का ग्रीवा कैंसर भी कहते हैं। ठीक, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है ये और ऐसा माना जाता है कि हर 7 मिनट में भारत में एक महिला की मृत्यु होती है इस कैंसर से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने इसको लेकर। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने एग्जाम के लिए। तो लॉन्च डेट याद रखनी है 28 फरवरी। किसे लगेगी? 14 वर्ष तक, 9 से 14 वर्ष, इसे ठीक कर लीजिएगा, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को लगेगी। कौन सी वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है? ठीक है, कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? गार्डासिल 4। ठीक, भारत की भी है एक सर्वावैक, उसकी अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो अभी सरकार लगा रही है वो है गार्डासिल। ये बाहर से मंगाई जाएगी, है ना, ये भारत की वैक्सीन नहीं है। ठीक, एक डोज दिया जाएगा और सरकार का मानना है कि एक डोज सफिशिएंट है, कम से कम उन्हें 95% खतरे से इससे बचा लेगा ये डोज। ये वैक्सीन फ्री में अवेलेबल है, जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर ये पूर्णतः निःशुल्क है और इवन इस पे जागरूकता के लिए सरकार 90 दिन का इंटेंसिव कैंपेन भी चला रही है। ठीक है, अब गार्डासिल और सर्वावैक, जो सर्वावैक है वो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, स्वदेशी है तो अब क्वेश्चन बनेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे तैयार किया है, तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखना है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि तैयार हो चुकी है लेकिन ट्रायल्स इस पे अभी भी चल रहे हैं तो सरकार ने इसे लॉन्च नहीं किया। जबकि जो पहले से ही जो एक वैक्सीन पहले से विश्व में यूज होती जा रही है, एक अलायंस है गावी वैक्सीन अलायंस, उसके द्वारा जो वैक्सीन यूज होती रही है उसी को सरकार ने इंडिया में भी लॉन्च किया है। तो गार्डासिल 4 ये एचपीवी के 16 और 18, ठीक है, जो भारत में सर्वाइकल कैंसर के 80% केसेस के लिए जिम्मेदार है ना, उससे सुरक्षा देते हैं। और 6 और 11, एक्चुअली क्या होता है कि एचपीवी की ना 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं, 100 से ज़्यादा वेरिएंट्स हैं और हर वेरिएंट इतना खतरनाक भी नहीं होता, इतना हानिकारक नहीं है। ठीक, और हर वेरिएंट उसका कैंसर भी नहीं बनाता, केवल कुछ ही वेरिएंट हैं जो कैंसर बनाते हैं, जैसे 16, 18 ये ज़्यादा डेंजरस हैं। 6 और 11 भी डेंजरस हैं लेकिन ये कंपैरेटिवली कम डेंजरस हैं। तो इससे हमें बचाएगी ये वैक्सीन। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को। ठीक है, ये आपने एग्जाम में देखा है कि डेज पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, और क्योंकि सर्वाइकल कैंसर काफ़ी चर्चा में भी आ गया है तो ये 17 नवंबर डेट आपको ध्यान में रखनी है। ओके, क्वेश्चन क्या बन सकता है? सीधा क्वेश्चन बनेगा कहाँ से शुरू किया है, तो आंसर है अजमेर राजस्थान से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि कौन सी वैक्सीन दी जा रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है सर्वावैक नहीं है, क्योंकि मे बी ये अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई है तो ये आपके माइंड में होगी सर्वावैक, है ना, तो सर्वावैक नहीं है, गार्डासिल 4। ठीक, तो ध्यान रखना है ये क्या है। ठीक, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी वैक्सीन देखी है तो थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर को भी डीप में समझना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है कि सबसे पहले नंबर पे है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद होता है सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं को होता है। ठीक,
लेकिन इस कैंसर की एक अच्छी बात यह है कि अगर हम इसे समय रहते पता लगा लें तो इसे 100% तक रोका जा सकता है, ठीक है। इस बस एक्चुअली इसके जो सिम्टम्स है ना वो विकसित होने में 15 से 20 साल का समय लेते हैं, ठीक है। तो अगर उस बीच में 15-20 साल के विंडो के बीच में हमने किसी समय ये पता लगा लिया जब ये कैंसर बनना शुरू ही हो रहा है, तो इसे बनने से पहले ही रोक लिया जा सकता है। कॉज क्या है इसका, तो ये वायरस का नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम आपका, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस से होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। कैसे आता है ये वायरस, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस दौरान ये वायरस शरीर में आ सकता है। जनरली ऐसा होता है कि जो भी ज़्यादातर महिलाएं होती हैं और इवन पुरुष भी, ठीक है, वो जो है इस HPV वायरस के संपर्क में कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में कभी ना कभी आते हैं। लेकिन क्योंकि हर वायरस का स्ट्रेन जो है, वेरिएंट है, वो इतना खतरनाक नहीं होता, तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे अपने आप ही हटा देता है बॉडी से। लेकिन कुछ जो डेंजरस वेरिएंट्स हैं, है ना, जैसे हमने देखा HPV 11, 16, वो क्या होते हैं, शरीर के अंदर रह जाते हैं और 15-20 साल तक जब रह जाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब इससे रोका कैसे जा सकता है, तो WHO ने स्ट्रेटेजी दी है 90-70-90, ठीक है, कि 90% वैक्सीन लगा दो, कि मतलब जो जितनी भी लड़कियां हैं 9 से 14 वर्ष की या 15 वर्ष की, और इवन उससे बड़े लोगों को भी लग रही है अब ये वैक्सीन, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं, लेकिन जो सरकार की योजना है वो 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए है, ओके। तो 90% लड़कियों को अगर हमने वैक्सीनेशन दे दिया तो वो बहुत चांसेस हैं कि उनमें कैंसर आगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। और जो महिलाएं हैं, दूसरा है जो महिलाएं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगा, तो उनके लिए एक टेस्ट है, पैप स्मीयर टेस्ट, हर 3 साल में होता है। तो पैप स्मीयर टेस्ट में क्या होता है कि जो सर्विक्स की सेल है, एक्चुअली ये जो कैंसर होता है ना, ये गर्भाशय में एक सर्विक्स होता है यूट्रस में, ठीक है। तो उस सर्विक्स को प्रभावित करता है ये, ठीक। तो ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है, इससे हम सर्विक्स के सेल का पता लगाते हैं कि क्या वो चेंज हो रहे हैं या नहीं। अगर चेंज हो रहे हैं इसका मतलब कैंसर आगे बन सकता है, और नहीं चेंज हो रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है ना। तो ये पैप स्मीयर टेस्ट क्या करता है, सर्विक्स के सेल्स में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको देखता है। और फिर है कि जो महिलाएं इससे पीड़ित हैं, जिनमें ये पाया गया है, तो उनको उपचार दिया जाए। तो अगर हम 90% महिलाओं को जिनमें जो डायग्नोज हो चुकी हैं, तो उनके 90% को भी अगर हम ट्रीटमेंट दें अच्छे से, तो हम इसे कैंसर जो फैटेलिटीज़ है उनको रोक सकते हैं, मतलब उनकी मृत्यु को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, क्या क्या होता है, तो इन्हें आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इन्हें क्यूरियोसिटी के लिए, है ना, कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी भी होती है कुछ सब्जेक्ट्स को जानने की, तो वहाँ पे आप इसे पढ़ लेंगे, ओके। क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वाइकल कैंसर कौन से वायरस से होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आगे आ सकता है कि पैप स्मीयर टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो ये है आइडेंटिफाई एबनॉर्मल सर्वाइकल सेल चेंज, मतलब कि जो गर्भाशय ग्रीवा की असामान्य कोशिका परिवर्तन है उसको पहचानने के लिए यह किया जाता है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा जो बताया भी मैंने कि जो सर्विक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक स्थल का नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यद वाशिम, ठीक है। यद वाशिम क्या है, जो इजराइल पे जो यहूदियों का हॉलोकास्ट हुआ था, है ना, किसके द्वारा, नाजी जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा। तो उन्होंने उसको याद रखने के लिए, उसे ध्यान रखने के लिए, है ना, एक जगह बना रखी है यद वाशिम, ठीक है। तो ये एक सेंटर है वर्ल्ड का, हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस सेंटर, ठीक, या हॉलोकास्ट स्मृति केंद्र से कह सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये चर्चा में क्यों आ गया, आप जानते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो इस समय इजराइल की यात्रा पर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर वो इस यद वाशिम में भी गए थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे और इवन जब वो लास्ट टाइम गए थे ना 2017 में इजराइल, तब भी यहाँ पर उन्होंने विजिट किया था, और अब उन्होंने फिर से विजिट किया, ठीक।
तो स्थल जो भी चर्चा में आते हैं आप जानते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है। तो हॉलोकास्ट से रिलेटेड है, इजराइल में है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी जाके जो भी जिनकी मृत्यु हुई थी हॉलोकास्ट के दौरान उनको श्रद्धांजलि देंगे, है ना। तो एक तरह का सिंबॉलिक जेस्चर होता है, प्रतीकात्मक संदेश होता है कि भारत जो है वो इजराइल के साथ भी सहानुभूति रखता है, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कहाँ पर है ये, तो यरूशलेम में है, जेरूसलेम में, ठीक। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाया तो, कि यद वशील जो है वो हॉलोकास्ट के पीड़ितों के लिए इजराइल के आधिकारिक स्मारक है। तो हाँ है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कि क्या इसे यूनेस्को द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि मैंने आपको इसे पढ़ाया ही नहीं, है ना। तो अगर ये यूनेस्को इसका प्रशासन कर रहा होता तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाती, है ना। तो ये 2 सही नहीं है, A1 सही है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, केवल 1, ठीक है। इसी के साथ जो भारत और इजराइल के संबंध हैं उनमें भी थोड़ा सा उन्नयन हुआ है, एलिवेशन हुआ है, मतलब वो अपग्रेड हो गए हैं, है ना। जैसे पहले थे उससे ज़्यादा अच्छे संबंध हो गए हैं। तो पहले हमारे संबंध कैसे थे, तो 2017 में हमने साइन की थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक। इससे पहले 2017 से पहले हम सिर्फ हमारा जो रिलेशन था इजराइल के साथ वो बायर और सेलर का था, मतलब खरीदार और विक्रेता का। हम खरीदते थे और इजराइल वाले बेचते थे, ठीक है, या फिर हम बेचेंगे तो इजराइल वाले खरीदेंगे। लेकिन 2017 में जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी वो इजराइल की, तो जब वो जाते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक या रणनीति साझेदारी हुई कि अब हम क्या करेंगे, खाली खरीदार विक्रेता नहीं बल्कि अब हम कुछ क्षेत्रों में सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ। तो कौन से हैं वो क्षेत्र, कौन से थे, कृषि में सहयोग करने की बात हुई, जल क्षेत्र में सहयोग, टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो यहाँ पे ये सब बातें हो रही थी। अब क्या हुआ 2026 में इसको बढ़ा के, स्ट्रेटेजिक को बढ़ा के कर दिया है स्पेशल स्ट्रेटेजिक साझेदारी या पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि अब खाली ऐसा नहीं है कि हम कृषि क्षेत्र और इसमें सहयोग करेंगे, अब हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे काम करेंगे, को प्रोडक्शन, मतलब अब हम साथ मिलके प्रोड्यूस करेंगे चीज़ें, ठीक है, और अपने संस्थान बनाएंगे साथ में, ठीक। तो शांति से भारत के क्या मायने हैं, भारत कहता है कि भाई जो गाजा पीस प्लान है उसको सपोर्ट करता है कि गाजा में शांति होनी चाहिए। भारत का स्पष्ट मानना है ना कि विश्व मित्र की भूमिका की पूरा विश्व ही भारत का मित्र है, ठीक। और वो ऐसा कह के जो भारत है वो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है ना, और सबसे बड़ी बात जो मानवता है ना, उसकी वकालत कर रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद शांति के लिए उसने कहा कि हाँ हम कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे I2U2 कॉपरेशन और बढ़ा देंगे, है ना। I2U2 क्या है, यहाँ पे 2 I और 2 U हैं, है ना। इस तरह के संगठन भी पूछे जा सकते हैं, I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर USA, U फॉर UAE। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और इसी तरह का एक और संगठन है IMEC, है ना, एक गलियारा टाइप का है। तो उसमें हम सहयोग करेंगे, ठीक है। तो शांति के लिए ये काम करेंगे। इनोवेशन के लिए कि जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जैसे कि AI, ठीक, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। फाइनेंशियल इनोवेशंस करेंगे। हमारे UPI को इजराइल अपने यहाँ लगाएगा, है ना। तो इस तरह की बातें कुछ हुई हैं। और प्रॉस्पेरिटी में कहा है कि भाई भारत और इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते को भी जल्द से जल्द हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। उसके प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है दोनों ने। यहाँ पर जो है अब भारत का जो रुख है वो ट्रेड से टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रेड से टेक्नोलॉजी मीन्स अभी तक हम आपको पता है कि डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हम जो है इजराइल से खरीदते हैं, वीपन्स, हथियार खरीदते हैं ना। अब कहा कि भाई हथियार खरीदना अलग बात है, आप टेक्नोलॉजी भी तो दो ताकि हम भी तो कुछ सीख पाएँ, ठीक है, और फिर हम अपने घर में बना पाएंगे, भारत आत्मनिर्भर होगा, ठीक। तो ऐसा कोई कब करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कब करेगा, तो जब संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो वही अच्छे संबंध मोदी जी ने यहाँ पर स्थापित किए हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने। तो सुदर्शन चक्र की बात करी है। सुदर्शन चक्र क्या है, जैसे वहाँ पे इजराइल का है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है।
ठीक, वायु रक्षा प्रणाली हिंदी में कहेंगे। इसमें क्या है कि जब कोई मिसाइल से अटैक कर देता है तो हम उसकी मिसाइल्स को आकाश में ही न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम। तो ऐसा ही आयरन डोम जैसा जो इजराइल का सिस्टम है, ये आयरन डोम इजराइल का है, ठीक है। तो इजराइल अपने जैसा सिस्टम भारत में भी लगाए, उसे हम कह रहे हैं सुदर्शन चक्र। मतलब वो नहीं लगाएगा, हम उसके साथ मिलकर बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ये थोड़े से चीजें आपको याद रखनी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, मैप। ठीक, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो मैपिंग है ना, ये आपको कभी भी एक दिन में याद नहीं होगी। ठीक, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और आप हर रोज एक मैप याद कर रहे होते हैं ना। आप एक जो भी नई चीज पढ़ रहे हैं तो आप देखिए वो मैप में कहाँ पर है। तो धीरे धीरे ऐसा करते हुए आप यकीन मानिए 5-6 महीने में आप मैप में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अब हमने पढ़ा है इजराइल, तो आज हमें इजराइल का A to Z सारा मैप देख लेना है। ठीक है, जो कुछ भी इजराइल के बारे में हमारे एग्जाम में PCS में पूछा जा सकता है, तो आज हम वो सभी यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो देखनी है वो है जो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, पहले तो इजराइल क्या है, ये जो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा है बीच में, है ना, ये सारा इजराइल है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हैं हम, नॉर्थ से साउथ की तरफ पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे ऊपर आता है लेबनान। ठीक, फिर आता है राइट में सीरिया, फिर आता है जॉर्डन, जो ईस्टर्न उसकी बाउंड्री है इजराइल की, वो लगती है जॉर्डन से। और फिर जॉर्डन के बाद आता है हमारा इजिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इससे, और एक फिलिस्तीन और है। फिलिस्तीन के 2 भाग हैं, एक ये जो आपको पट्टी सी दिख रही है, इसे बोलते हैं गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, जहाँ पर ही इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो ये है गाजा स्ट्रिप। दूसरा है ये वेस्ट बैंक, ये भी जो है ये किसका भाग है, फिलिस्तीन का भाग है। फिलिस्तीन दो पार्ट्स में है अभी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है इसकी मेन जो है बाउंड्री लगती है। अब अगर हम ये देखें कि कौन सी वाटर बॉडीज हैं इसके आसपास, ठीक है, तो एक तो ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ठीक, तो मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है। एक यहाँ पर है, ये एक छोटा सा देखिए आपको दिख रहा है, लेक टिब्रिस बोलते हैं या सी ऑफ गैलीली। ठीक है, तो ये लेक टिब्रिस या सी ऑफ गैलीली, ये इजराइल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ पे साफ पानी मिलता है इजराइल में। ठीक है, इसके बाद एक बहती है जॉर्डन रिवर, ये आप देख रहे हैं जॉर्डन रिवर, ये जा रही है, ये इजराइल और जो जॉर्डन है उसके बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और एक यहाँ पर है हमारा डेड सी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे मृत सागर। मृत सागर की विशेषता पता है क्या है, ये विश्व का लोएस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा पॉइंट है ये धरती का। ठीक है, सबसे नीचे। ठीक, तो ये यहाँ पे हमने इसकी वाटर बॉडीज देख ली। और क्या पूछा जा सकता है फिजिकल ज्योग्राफी में, एक डेजर्ट पूछा जा सकता है, नेगेव डेजर्ट। ठीक है, तो नेगेव डेजर्ट है यहाँ पे। और क्या आ सकता है, और हमसे पूछी जा सकती है, एक विवादित स्थल है गोलन हाइट्स, ये देख रहे हैं आप, ये वाला स्थल, ये है हमारा गोलन हाइट्स। इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है, सीरिया लेबनान के बीच में है, सीरिया भी इस पे अपना कब्जा बताता है। ठीक है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, और हम इसमें क्या ध्यान रख सकते हैं इजराइल के यहाँ से, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ शहर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट शहर। तो जैसे देखो एक है ये हैफा। ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो आपने पक्का इसका हैफा का नाम सुना होगा। ये क्या है, ये इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, नदन इजराइल का। ठीक है, तो और इवन यहाँ ये जो हैफा है ना, ये सिग्निफिकेंट है। अभी आपको ध्यान होगा हमने आईमैक की बात की थी। ठीक, तो आईमैक यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, एक कॉरिडोर की बात की थी ना, ऊपर हल्का सा डिस्कस किया था बस, तो वो यहाँ से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्या आ सकता है, आपको इसकी राजधानी पता होनी चाहिए, यरूशलेम कहाँ पर है ना, तो उसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक, तो जैसा आपको दिख ही रहा है कि ये रहा हमारा यरूशलेम। और एक इसकी जो फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हैं। ठीक, फाइनेंशियल कैपिटल इसकी कौन सी है, तेल अवीव। ठीक है, तो आपको तेल अवीव का नाम भी ध्यान रखना है, तेल अवीव दिख रहा हो तो ये रहा। और एक और शहर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, एलाट। ठीक है,
ये जो है इसका जो रेड सी का पोर्ट है ना, रेड सी, यहाँ से नीचे देखो लाल सागर शुरू हो गया है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, सॉरी ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो लाल सागर में मिलती है, ठीक है। ये अभी मैंने जब आपको वाटर बॉडीज बताई तो ये बतानी रह गई है ना, तो इसको भी ध्यान रख लेंगे, ठीक। तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं से ही आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो जो इलाट है, इलाट जो इसका शहर है, यहाँ ये रेड सी में खुलता है ना, तो एकमात्र पोर्ट जो इसे रेड सी से कनेक्ट करता है वो गल्फ ऑफ अकाबा पे है, क्या नाम है उसका, एलाट, ठीक। तो मे बी आपको इजराइल की मैपिंग अब समझ आ गई होगी, बस इससे ज़्यादा हमें इजराइल के बारे में याद नहीं रखना, और यकीन मानिए अब आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। क्या पूछ लेगा एग्जाम में, बहुत सारे फैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है ना, मैंने आपको अभी काफ़ी सारे फैक्ट दिए हैं, पर मैंने तो सिंपल सा एक जो मुझे लगा कि हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ आ सकता है, तो सुदर्शन चक्र पूछ लेगा, है ना, कि क्या है। तो ये है हमारी वायु रक्षा प्रणाली, अभी विकसित नहीं हुई है, विकसित होनी है, 2035 तक का हमारा टारगेट है कि हम इसे 2035 तक विकसित कर लेंगे, ठीक। और उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, इजराइल की। एक और युद्धाभ्यास हो रहा है वायु शक्ति, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, किसका युद्धाभ्यास है, इसे देखना है। तो यहाँ ये हो रहा है पोखरण में, ठीक है। पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, जैसलमेर, वहाँ पर ये हो रहा है। और किसका युद्धाभ्यास है, तो भारतीय वायुसेना का अभ्यास है ये, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन है, तो मुख्य अतिथि हैं हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इवन उन्होंने जो भारत का पहला स्वदेशी जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH प्रचंड, है ना, LCH का मीनिंग है यहाँ पे लो नहीं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है। हल्का, कॉम्बैट मतलब जो लड़ाकू है, ठीक है, और हेलीकॉप्टर मीन्स हेलीकॉप्टर, सिंपल है ना। तो हल्का मतलब कम वजन का, कॉम्बैट मीन्स लड़ाकू मतलब जब युद्ध की स्थिति होगी तो ये वहाँ जा सकता है। और भारत का पहला स्वदेशी है ना LCH, तो उसमें उन्होंने उड़ान भरी, ठीक। तो LCH प्रचंड को आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम है इंसेप्शन टू एग्जीक्यूशन। इंसेप्शन टू एग्जीक्यूशन मीन्स पहले बस हम खाली सोचते थे, रणनीतियां बनाते थे, है ना, लेकिन अब उन्हें क्रियान्वित भी करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम के लिहाज से मुझे क्या लगा, एक तो हाँ ऑब्वियसली कि कहाँ पर है, कहाँ पर हो रही है, किसकी है ना, कौन सी सेना की एक्सरसाइज है, ये सब तो पूछा ही जा सकता है अगर डीप में क्वेश्चन आए। देखिए अगर आपने लास्ट 2-3 साल के जो और इवन पहले के भी, है ना, अगर आपने PCS के पेपर फॉलो किए हैं तो सीधा पूछता है कि ये नाम है तो ये मिसाइल है, ये जहाज है, कि ये क्या है ना, नाम दे देगा आपको और आपसे पूछना चाहता है ये क्या है, हेलीकॉप्टर है, कोई मिसाइल है, कोई लड़ाकू विमान है, क्या है ये, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में वायु शक्ति अभ्यास में जो मेन उन्होंने यूज़ किए हैं, मतलब उन्हें दिखाया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ओके। तो एक तो लड़ाकू विमान, है ना, तो कौन कौन से लड़ाकू विमान है, राफेल था वहाँ पे, सुकोई 30 MKI, है ना, मिराज, MiG-29 और जैगवार। तो अगर आपसे पूछ ले अब जैगवार क्या है, तो भाई भारत का जो है लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, ठीक है। अब है हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया LCH प्रचंड, सीधे पूछ लेगा LCH प्रचंड क्या है, हेलीकॉप्टर है, फाइटर प्लेन है ना, एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या है, तो क्या है, हमारा पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे, चिनूक, है ना, MiG-17 V5, तो ये सब क्या है, हेलीकॉप्टर है। और वायु रक्षा प्रणाली जो अभी है हमारे पास, एक हम जो बिल्ड कर रहे हैं वो तो अलग है ना, वो मैंने आपको अभी बताया, क्या नाम, सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। और है कौन कौन सी अभी हम भारत में जो हम यूज़ कर रहे हैं, S-400 आकाश मिसाइल सिस्टम को भी हम एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में यूज़ कर रहे हैं, स्पाइडर, ठीक है। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन सीधा सा बनाया है यहाँ पे मैंने कि कौन सा कहाँ युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, तो पोखरण रेंज में, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं यहाँ पे सारे बना के लाऊंगी, है ना, लेकिन मैं आपको हर पॉइंट के साथ क्वेश्चन बता देती हूँ कि यहाँ से ये आ सकता है, यहाँ से ये।
तो आप जो है जो क्लास में बताया जा रहा है ना उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे कंपेयर टू जो लिखा है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो एग्जाम के काम की नहीं है लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए भी लिखी जाती हैं, ठीक है। नहीं तो आप ही लोग हो जो इधर उधर ढूंढोगे कि ये क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, हालांकि आपको दिखता होगा कि वो चीज़ें बहुत कम हैं, ठीक है, तो वो मिलेंगी लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में ही मिलेंगी। मेरा फोकस रहता है कि बस काम की जो एग्ज़ाम के काम की चीज़ें हैं वही आपकी फाइल में मौजूद हो, ठीक। तो इसीलिए मैं इनसे लेंदी करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बना सकती, है ना। तो एक सिंपल से इजी से कुछ क्वेश्चन या कुछ समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चन तो वो इसमें आपको मिल सकते हैं, ओके। अब आता है, आज है हमारा 28 फरवरी की बात कर रहे हैं, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है पीसीएस, कई बार पूछा होगा, वनडे एग्जाम्स में कई बार पूछा होगा, ठीक है। थीम याद रखनी है इस साल की, थीम से भी, ये थीम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिवस के साथ साथ थीम भी पूछता है कि इस दिवस की क्या थीम थी, ठीक। अगर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो भाई जाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वो ही आपकी गाइडिंग लाइट है, ठीक है, वो ही आपको बताएगी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक। तो इसकी थीम क्या है, विमेन इन साइंस कैटेलाइजिंग विकसित भारत, की अगर विकसित भारत को विकसित करना है तो महिलाओं को विज्ञान में उतरना पड़ेगा, ठीक है। महिलाओं के बिना भारत भी विकसित नहीं हो सकता, सोचिए। तो ये हमारी इस आज की थीम है, 2026 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। और उद्देश्य क्या है इसका, जो स्टेम सेक्टर है ना, स्टेम सेक्टर मीन्स एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। तो देखिए जनरली क्या होता है, इस स्टेम सेक्टर में आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, अगर साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़नी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है ना, तो कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा, बाहर जाना होगा, लोकल एरियाज़ में नहीं होंगी। तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि लड़कियों को इनमें ना दाखिला दिलाया जाए, आर्ट साइड को प्रेफर करते हैं, है ना। तो महिलाएं स्टेम सेक्टर में कम हैं, केवल 46% महिलाएं हैं स्टेम सेक्टर में, ओके। तो सरकार का कहना है भाई स्टेम सेक्टर में महिलाएं बढ़ाओ, तभी ही देश उन्नति कर सकता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन जो हैं हमारे साइंटिस्ट, सीवी रमन, उनका जन्म हुआ था, नहीं जन्म नहीं, उन्हें क्या मिला था, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी एक्चुअली, ठीक है, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। तो उस दिवस को याद रखने के लिए हम 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक। तो रमन इफेक्ट क्या है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि जब कोई किरण है किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरती है तो क्या होता है कि कुछ पार्ट तो उसी रेखा में आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ भाग जो है उस रेखा में नहीं जाके, जैसे ऐसे समझिए, ये कोई कांच हो सकता है, यहाँ से क्या हुई, कोई किरण गई तो कुछ भाग, ज़्यादातर भाग तो सीधा निकल गया, है ना, लेकिन कुछ भाग क्या होगा, ये जो मूल जो जा रही है हमारी किरण, उससे डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब डाइवर्ट हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, है ना। तो इसकी उन्होंने डिस्कवरी की थी, आगे ये बहुत हेल्पफुल हुआ फिजिक्स में, ठीक है। जो ऑप्टिकल फिजिक्स है उसमें इसका काफ़ी महत्व है। तो उसको तो उस खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया, और इवन उसके बाद इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़, ठीक है। ये पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें साइंस में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। कब मिला, 1930 में। ऐसे नहीं थे जिन्हें पहले नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि आपको याद होगा रविंद्रनाथ टैगोर को पहले मिल चुका है नोबेल प्राइज़, है ना, गीतांजलि के लिए। तो लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक किसी भारतीय या किसी एशियाई को भी नहीं मिला था 1930 तक, ठीक। तो पहली बार कब आयोजित किया गया हमने ये साइंस दिवस, 1987 में, ठीक। क्वेश्चन सीधा बनेगा, पहले ही बता दिया है कि इस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है लीगो इंडिया की ऑब्जर्वेटरी, ठीक। क्या है कि ये ऑब्जर्वेटरी कौन बनाएगा, समझेंगे इसे, ये है क्या, पर जो न्यूज़ है, न्यूज़ ये है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। किसने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, कि आप बना लो वहाँ हमारे यहाँ पे लीगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी, ठीक।
तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। कौन बनाएगा, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो बनाएगी। ठीक है, लार्सन एंड ट्यूब्रो की एक यूनिट है हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बनाएगी। ठीक है, और हैवी इंजीनियरिंग, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस लार्सन एंड ट्यूब्रो नाम ध्यान रखना है। 4 साल का समय दिया गया है कि 2030 तक इसे तैयार करके दे दो। एक ट्यूब बनाई जाएगी इसमें, है ना, 8 किलोमीटर लंबी एक ट्यूब। ठीक है, तो इस ट्यूब का काम क्या होगा उसे समझ लेते हैं। पहले लीगो की फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म भी आ सकती है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इसमें लेजर किरणें होती हैं जिसके द्वारा हम जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, है ना, गुरुत्वीय तरंगे हैं, गुरुत्वीय तरंगे, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको पता लगाते हैं। अब ये गुरुत्वीय तरंगे क्या होती हैं, जब दो बहुत बड़े मास, मतलब बहुत बड़े मीन्स जो खगोलीय द्रव्यमान है ना, जैसे कि कुछ तारे आपस में टकरा सकते हैं। ठीक, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो उनके टकराने से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं जो अरबों साल में जो अर्थ है वहाँ तक पहुँचेंगी। ठीक, तो हमें अगर उन चीज़ों की जानकारी चाहिए तो हमें उन किरणों को डिटेक्ट करना पड़ेगा ना, तो उनको डिटेक्ट करते हैं। और होती कैसी है, रिपल होते हैं स्पेस टाइम में। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि आप एक कपड़ा लेकर खड़े हैं और इसमें एक बॉल जो है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसके कारण जो ये जो कपड़े में रिपल्स होंगे, है ना, ये ऊपर नीचे होगा। तो सेम ऐसे ही स्पेस टाइम में ग्रेविटेशनल वेव्स के गुजरने से रिपल्स होते हैं और गुरुत्वाकर्षण तरंगे, उन रिपल्स को पकड़कर हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, भारत ऐसा 5वां सेंटर है, चौथा देश है जिसमें ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये बनेगी। इससे पहले अमेरिका में है 2 जगह पर, इटली के विर्गो में और जापान में है। ठीक है, भारत का सहयोग कौन कौन करेगा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो लिख दिया है, मन करे तो पढ़ लेना। ठीक है, थीम से क्वेश्चन आ सकता है, थीम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट इनोवेशन मिशन। आपने पढ़ा होगा हमारा अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है, कौन चलाता है, कोई बता सकता है? पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, तो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का। ठीक, जो हमारे युवा हैं, बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, स्टार्टअप चला रहे लोग हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे लोग हो सकते हैं, जो भी इनोवेशन कर सकता है ना, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने चला रखा है अटल इनोवेशन मिशन, और अब उसका 2.0 जो संस्करण है वो चल रहा है। ठीक है, तो उसकी तर्ज पर एक स्टेट इनोवेशन मिशन भी चलाया जा रहा है। कहाँ पे, अभी शुरू हुआ है, त्रिपुरा पहला राज्य बन गया है जिसने ऐसे राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि एक तो वो प्रमोट करेगी, कैसे प्रमोट करेगी, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित कराई जाएंगी और इनक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे। इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं कि जैसे ही आपको जब आपको कोई इनोवेशन करनी होती है ना, तो आपको कुछ सामान चाहिए होता है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, मजबूत कंप्यूटर चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स। ठीक है, और मतलब इस तरह की कोई चीज़ें चाहिए, ऑफिस चाहिए। ठीक, तो अब इनिशियल फेज में तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो इनक्यूबेटर्स में क्या होता है, ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं सरकार की या किसी की ओर से, कॉलेजेस वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे इनक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, बस हल्का सा इनको देख लेना है, बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। ठीक, आपके लिए काम का क्या है कि स्टेट इनोवेशन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। इसी के साथ त्रिपुरा ने कहा है कि वो लाएगा देश की पहली स्टेट एआई पॉलिसी और एआई सिटी बनाएगा अगरतला में। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो आप मुझे बताएंगे कि देश की क्वांटम वैली कौन है। ठीक है, जैसे एआई सिटी तो अगरतला में बनने वाला है, अभी बना नहीं है, है ना, विकसित करने की योजना है। ठीक, तो ऐसे ही क्वांटम वैली कौन सा है ये आप मुझे बताइए अभी कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर कौन है ऐसा पहला राज्य जिसने राज्य नवाचार मिशन शुरू किया है, तो आंसर रहेगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है गर्ल्स के लिए पिंक रूम बनाया है, किसने बनाया है, कोल्हापुर जिला परिषद। नाम ध्यान रखना है, कोल्हापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में।
कोल्हापुर की क्या फेमस है ये भी बताना है आपको, ठीक है। कोल्हापुर किसी चीज के लिए जाना जाता है, जल्दी से सोच के बताइए किसके लिए फेमस है कोल्हापुर। कोल्हापुर फेमस है कोल्हापुरी चप्पल के लिए, ठीक है। जीआई टैग वाली चप्पल है, ठीक। तो वहीं पे बना है हमारा पिंक रूम फॉर गर्ल्स। पिंक रूम से क्या मतलब है, जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय है ना, सरकारी स्कूल, उनमें बना है। 833 सरकारी स्कूलों में हर स्कूल में एक एक रूम होगा, उसको पिंक कलर से पेंट कर दिया है बस, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, पिंक कलर से हाँ पेंट तो किया है, लेकिन इसके कुछ और मायने हैं, वो समझते हैं। तो ये शुरू किया गया है लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना, जागरूकता देने के लिए, ठीक है। तो सरकार का कहना है कि सरकार, ये जो जिला परिषद है उसका मानना है कि सरकार का मानना, जो कोल्हापुर जिला परिषद है उसका मानना है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं या किशोर लड़कियां होती हैं, तो वो ज़्यादातर स्कूल में एब्सेंट रहती हैं, है ना, या फिर स्कूल में ड्रॉप आउट कर लेती हैं, या अगर उनका एडमिशन रहता है तो वो एब्सेंट रहती हैं। तो उसका कारण है, एक कारण है मासिक धर्म, ठीक, या मेंस्ट्रुएशन, ठीक। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्कूलों में कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लड़कियाँ स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगी। क्या क्या फैसिलिटीज़ कराएंगे ये देख लेते हैं। तो पहला तो है कि जो सैनिटरी नैपकिन है वो स्कूल में मिलने लगेगा। उस नैपकिन को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर्स लगे होंगे, ठीक है, कि आप उसे वहाँ पे जला भी सकते हैं। आराम करने के लिए, किसी को पेन हो रहा है तो आप आराम कर सकते हो, तो उसके लिए रेस्टिंग एरिया होगा, चेंज कर सकते हैं क्लोथ्स, एंड वॉशरूम वगैरह होगा। इसके साथ साथ एक ना स्क्रीन होगी, ठीक है, एक टीवी टाइप का लगा होगा, वो आपको बताएगा कि इस दौरान कैसे आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, स्वच्छता रख सकते हैं, है ना, क्योंकि किशोर लड़कियों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो उसकी सारी जानकारी देगा। और इवन एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो आशा वर्कर्स होंगी वो लड़कियों की काउंसलिंग भी करेंगी, ठीक है। अगर उनके कुछ सवाल हैं, कोई परेशानी है, किसी तरह के कोई डाउट्स हैं, तो आशा वर्कर्स उनकी हेल्प करेंगे। अब देखिए, सीधा सीधा प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बनेगा ही, लेकिन जैसे जो मेंस है ना, तो मेंस में सोशल जस्टिस वगैरह में, जहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप ऐसा एग्जाम्पल इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें इस तरह की होती हैं ना, वो सोशल टैबूज़, जो समाज के कुछ टैबू बना रखे हैं लोगों ने, मतलब ऐसे टॉपिक जिन पर लोग बात नहीं करते अपने घरों में, ठीक, तो वहाँ पर उनको ब्रेक कर रही है ना, मतलब महिलाओं के एम्पावरमेंट को, सशक्तिकरण को दिखा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इवन ऐसे में भी, है ना, निबंध आएगा, है ना, आपको 3 निबंध लिखने होंगे अगर यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो बहुत चांसेस है कि निबंध महिला पे भी आएगा, ठीक। तो वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कहाँ पे स्थापित है, तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। लास्ट टॉपिक है हमारा हिम कनेक्ट, ठीक। हिम कनेक्ट क्या है, मिनिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म टाइप का है, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। जब ये ऐसे बाइलिंगुअल सी क्लास चलती है ना, हिंदी इंग्लिश में, तो इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, ओके। तो ये जो हिम कनेक्ट है, ये आधिकारिक रूप से एक सम्मेलन हुआ है अभी, वहाँ पे इसे डिक्लेयर किया गया। तो सम्मेलन का नाम ध्यान रखना है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट या विश्व सतत विकास सम्मेलन। नई दिल्ली में हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है, ठीक है। कौन ऑर्गेनाइज कराता है इसे, तो टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसका नाम भी ध्यान रखना है। अब आता है क्या ये, तो हिम कनेक्ट मीन्स, हिम माने हिमालय, ठीक है, और कनेक्ट मीन्स कि कुछ लोगों को कनेक्ट करना है। तो किस किस को कनेक्ट करना है, तो भाई हिमालय की से रिलेटेड जो इनोवेशंस हैं, उससे जनता को, उससे स्टार्टअप्स को, उससे इंडस्ट्रीज को, इनको जोड़ना है, ठीक। सीधा मतलब ये है कि अभी क्या होता है कि जो भी उससे जुड़ी जो इनोवेशंस होती हैं, वो किताबों में बंद होकर रह जाती हैं, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो जनता को लाभ कैसे मिल पाएगा, जब इंडस्ट्री उसे यूज़ करेगी, जब स्टार्टअप्स उसे जनता तक पहुंचाएंगे। तो इन तीनों को मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है।
तो किसने बनाया है ये पूछ लिया जाएगा, तो बनाया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक, इस यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो वीडियो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि अब इसे शुरू किया है तो बंद नहीं करना, तो आप ये चिंता छोड़ दीजिए, अब ये हमेशा हमेशा चलने वाली है। और लेकिन सिर्फ मंडे से सैटरडे तक, ठीक है। संडे की छुट्टी मुझे चाहिए है, तो मंडे से सैटरडे या फिर जो फेस्टिव हॉलीडेज़ होंगे उसमें ये आपको लेक्चर सीरीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन का करंट अफेयर्स छूट जाएगा, है ना, वो मैं आगे की क्लासेस में कवर करूँगी। और देखिए एक और बात ये भी है कि जो हॉलीडेज़ होते हैं ना, उस दिन ये सरकारी काम भी बंद रहते हैं, तो उस दिन ज़्यादा करंट अफेयर्स होता भी नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसे अब कल संडे है और कल आपको ये लेक्चर नहीं मिलने वाला है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम ने छुट्टी कर ली है ना, छुट्टी नहीं की है, बस एक ब्रेक लिया है संडे का, और फेस्टिवल्स पे भी ये ब्रेक रहने वाला है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे अब कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आपके जो कमेंट्स हैं वो ही मेरे लिए एक्चुअली मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए लेक्चर कैसा लगा और अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए। थैंक यू।